बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक बहुत ही खूबसूरत, पॉजिटिव, ब्राइट मॉर्निंग के साथ जुगन काज़िम आपको वेलकम करती है। आज के प्रोग्राम में बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। यूजुअली मैं आपके साथ कोई वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर करती हूँ, लेकिन हमारा जो प्लान है आज का, उसमें सारी पॉजिटिव चीज़ें ही हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम है गोशा इकबाल। वो सेगमेंट हमने स्पेशली आप लोगों के लिए शुरू किया है बिकॉज़ इस सेगमेंट में हम डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल से रिलेटेड गाइडेंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब हमारे नेशनल पोइट हैं, अ ग्रेट थिंकर, अ फिलोसोफर, अ लॉयर, अ पॉलिटिशियन, तो इतनी ग्रेट पर्सनालिटी हु इज़ वन ऑफ द फादर्स ऑफ आवर नेशन, उनको ट्रिब्यूट पेश करना ऑन अ रेगुलर बेसिस और उनके बारे में जानना और उनकी सोच को आप लोगों तक पहुंचाना बहुत अहम है। तो एक तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ये होगा। फिर एक ऐसी शख्सियत जिसको हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, जो अब हमारे साथ नहीं है। आज पतरस बुखारी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन वो हमसे जुदा हुए। आपका असल नाम सैयद अहमद शाह था। आप ह्यूमरिस्ट, राइटर, ब्रॉडकास्टर और डिप्लोमेट थे। आपकी राइटिंग्स में पतरस के मज़ामीन बहुत ही मशहूर हैं। उसके अलावा भी आपकी राइटिंग्स क्योंकि आप लिखते ऐसे थे कि हर इंसान अंडरस्टैंड कर पाता था, तो आपके फ़ैन सिर्फ इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड मिलते हैं। आप यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेट भी रहे थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। और फाइनली थर्ड स्टेप हमारे आज के शो का, आज हम आपको मेहंदी मेकअप, मेहंदी लुक क्रिएट करना सिखाएंगे। शादी का सीज़न है, हर कोई कहता है कि जी हमें गाइड करें कि हम शादी के लिए अगर तैयार होना चाहिए चाहते हैं, तुम्हारी लुक क्या होनी चाहिए, दुल्हन को कैसे तैयार करना चाहिए, क्योंकि अब तो आपको पता है ट्रेंड ही चेंज हो गया है। पहले मेहंदी पे, माइयों पे बच्चियां जो हैं वो बहुत सादा रहती थीं और सिर्फ बारात के दिन वो जो है ना बच्ची तैयार होती थी, क्योंकि कहते थे कि बिल्कुल सादा रखना चाहिए, क्योंकि फिर बारात और वलीमे के दिन रूप आता है चेहरे पे। खैर, दुनिया बदल गई, हमने भी दुनिया के साथ चेंज करना है, इवॉल्व करना है। तो आज हम आपको दिखाएंगे मेहंदी की वार्डरोब, मेहंदी का मेकअप और ऑफ कोर्स मेहंदी की ज्वेलरी। तो ये तीनों चीज़ें हम आपको ऑन ग्राउंड दिखाएंगे और इस पर डिस्कशन भी करेंगे और म्यूज़िक और हल्ला गुल्ला भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपने हमारे शो का हिस्सा बनना है तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। किचन में आ गए शेफ़ कोमल शहाब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत ही हैप्पी एंड पॉजिटिव लग रही हैं आज। लग रहा है कि आज बच्चों ने कम तंग किया स्कूल जाने से पहले। बहुत आराम से आज गया है, इसलिए आज सुकून में इसीलिए हूँ। सुकून से। अच्छा, आपको एक सेकंड में पता चल जाता है कि बच्चों ने कितना तंग किया है माँ की शक्ल देख के। स्कूल जाने के जो 1 घंटे का बाद का टाइम पीरियड होता है ना, शक्ल पे आ जाता है कि बच्चों ने, आज मुझे भी ज़्यादा तंग नहीं किया गया। हमजा आज छुट्टी थी स्कूल से। हसन साहब जो हैं वैसे ही स्कूल बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो वो हैप्पी गए। मैंने कहा आज ज़िंदगी ज़रा सुकून में गुजरी, वरना टेंशनें बड़ी देते हैं बच्चे। अच्छा, आज का मैंने सुना है कि आज का मेन्यू वो है जो होना चाहिए, हर रोज़ होना चाहिए इस प्रोग्राम पे, और वो क्या है? और वो है निहारी। ऑसम। अच्छा, और निहारी किस चीज़ की बन रही है? गोश्त, गाय के गोश्त। गाय के गोश्त की ना, चिकन निहारी तो नहीं बन रही? नहीं, क्योंकि आपको पता है चिकन निहारी से मेरी लड़ाई है बड़ी बुरी। ओके, बट अगर आप बीफ या मटन नहीं खाते हैं तो आप चिकन से भी निहारी बना सकते हैं, एग्जैक्टली द सेम रेसिपी फॉलो करके। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद आपको उसके अंदर अलहदा से भी चिकन की हड्डियों की यखनी निकाल के डालनी पड़ेगी, बिकॉज वरना वो वाला जायका नहीं आता। देखो, और टाइम ड्यूरेशन भी डिफरेंट। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ माई फेवरेट थिंग इन द यूनिवर्स, निहारी। निहारी के लिए हमें चाहिए गाय का गोश्त 1 किलो, उसके साथ हमें हड्डियाँ चाहिए आधा किलो, आटा आधा कप, प्याज 2 अदद, निहारी मसाला 1 कप और पानी 2 लीटर। और निहारी मसाले के लिए हमें चाहिए साबुत धनिया 4 खाने के चम्मच, सौंठ 2 इंच, दालचीनी 4 टुकड़े, लहसुन 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ इलायची 8 अदद, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सौंफ 3 खाने के चम्मच, बादियान के फूल 4 से 5 अदद, जायफल 1 अदद, जावित्री 2 अदद, तेज़पत्ता 4 से 5, नमक 1.5 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 2.5 चाय का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच। और गार्निश के लिए हमें नींबू, तली हुई प्याज, हरी मिर्चें, अदरक हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले निहारी के मसाले के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपने उनको पीस लेना है
उसके बाद आपने देगची के अंदर ऑयल डालना है अप्रॉक्सीमेटली 2 कप्स। उसके बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा प्याज शामिल करना है, उसको हल्का सा जब उसका कलर चेंज होगा तो आपने उसके अंदर गोश्त शामिल करना है, उसको अच्छे से उसको भूनना है। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर आपने निहारी मसाला जो पीस के रखा था वो आपने देख लें कि 1 कप आपने निकाल के उसके अंदर शामिल करना है। 1 कप डालने के बाद आपने उसको अच्छे से भूनना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो आपने उसके अंदर हरियाँ शामिल करनी है और पानी शामिल करना है, और एक उबाल आने के बाद आपने उसको धीमी आंच पे कवर करके पकाना है। अगर आप गाय का गोश्त जितना इस्तेमाल ज्यादा करें वैसे पकाते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट और आता है। बिल्कुल हल्की आंच पे। हल्की आंच पे देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि 2 घंटे पका लें, 3 घंटे पका लें, पर बहुत से लोग निहारी को ओवरनाइट पकाते हैं। बिल्कुल। सो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर पकाना है, बट ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा हड्डियों में से यखनी निकलेगी, उतना ही ज़्यादा गूदा अच्छा निकलेगा, जाएगा। उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल। और पीसेस जो हैं वो आपने बड़े लेने हैं, क्योंकि कई लोग छोटे भी जैसा हम लोग से जाके कहते थे कि आप हमें निहारी का गोश्त दे दें, तो वो कई दफ़ा आपको बहुत छोटे पीस छोटी-छोटी बोटियां दे दें, करके हाँ। देते हैं, तो उससे वो फिर घुल जाता है, क्योंकि आपको इसको ज़्यादा पकाना होता है तो फिर वो घुल जाता है और फिर अंदर बोटियाँ भी सारी टूट जाती हैं। सो बड़े पीसेस ले और उसको कुक करते रहे। आई मीन द बिल्कुल। पॉइंट इज फॉर्चुनेटली सख्त नहीं हो जाता और ये वाला स्टीम गोश्त। उसको अच्छी मिलनी चाहिए, तो उसको आटे की एक लेयर लगा दें ताकि वो अंदर सील्ड हो जाए और उसके अंदर अच्छा अंदर वो बने स्टीम। बिल्कुल। और जो है मैं क्योंकि गाय का यूज़ कर रही हूँ तो इसको पकने में 2.5 घंटे लगेंगे, और अगर आप चिकन यूज़ करें तो वो 1 आवर टू 1.5 घंटे में पक जाता है। बट अगेन फिर उसमें आपको यखनी ज़रूर डालनी यखनी, पड़ती है, बिल्कुल, वरना वो लोग आपको कहते हैं ना अलहदा वो से जायका निकालनी नहीं आया। होती वो है। इसलिए नहीं आता बिकॉज आपको अलहदा से फिर यखनी बना के डालनी पड़ती है, क्योंकि यू डोंट कुक इट फॉर दैट लॉन्ग। बिल्कुल। So, और उसके बाद जब आपका गोश्त गल जाएगा, फिर आपने आटा लेना है जो मैं आधा कप, उसका आपने हल्की आंच पे उसको भूनना है। जब उसकी खुशबू आएगी उसका आपने पानी के साथ उसका पतला सा पेस्ट बनाना है, और फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता उसमें शामिल करना है ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। लेकिन उतना डालें जितना ज़रूरी है, जेली ज़रूरी की है, तरह ना हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो आपको होटल्स वगैरह में मिलती है निहारी वो बिल्कुल जेली की तरह हो बिल्कुल, जाती वो है, जब क्योंकि उसमें ठंडी होती है इतना वो जेली बन जाती है। सो थोड़ा सा मैनेज करना बिल्कुल। पड़ता है। बट आई प्रॉमिस यू, एक दफ़ा आप घर पे निहारी बनाना शुरू कर देंगे तो आपका दिल नहीं चाहेगा बाहर से खाने का, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि आप है। अपने जायके के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। आज तो आप बहुत ही मुझे प्यारी लग रही है ना, क्योंकि आप मेरे Thank मतलब you. का काम कर रही हैं। खैर व्यूअर्स, ये सब बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन बढ़ते हैं अब गोशाए इकबाल की तरफ, जहाँ पे मेरे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर हसन रज़ा इकबाली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब के बारे में आपको एक दो बातें ज़रूर बताना चाहूँगी। वैसे तो ही डज़न्ट नीड एन इंट्रोडक्शन, हमारे शो का बहुत अहम हिस्सा हैं, बल्कि बन गए हैं। आपने इल्लामा इकबाल के टॉपिक पे बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं, आप ख़ुद भी एक PhD के स्कॉलर हैं, और प्रेजेंटली आप हेड कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ इकबालियन थाट। इस पे भी बात करेंगे। इनको डॉक्टर जावेद इकबाल ने, अल्लामा इकबाल के साहबजादे ने टाइटल दिया था इकबाली का, और जिसकी वजह से आपका नाम डॉक्टर हसन रज़ा इकबाली है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम अल्लामा इकबाल का बल्कि ये तो बताएं ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपने बना ली, आपको टाइटल भी मिल गया, इतना ज़्यादा लगाव इकबाल से क्यों? मतलब सबको ही है बट आपको बहुत ज़्यादा है, हाउ कम? असल में हज़रत इकबाल का जो पैगाम है वो आफाकी और दायमी पैगाम है। आपने कुरान से जो है वो अपनी फ़िक्र को कशीद किया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लामा को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जो वालिहाना मोहब्बत और इश्क था, वो इश्क जो है वो महज़ रिवायती नहीं था, बल्कि वो क़ुव्वत इश्क जो था वो उनकी ज़िंदगी को क़ुव्वत मुहर्रका बनकर उभरा। यानी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हकीकी तौर पर जो है वो उनकी ज़ात को अपनी ज़ात में मुनक़्क़स कर चुके थे। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से उनकी वालिहाना मोहब्बत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी जब उनके सामने लिया जाता, उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से रवा हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्ची मोहब्बत थी वो मुझे मतलब अचीव करती है, अपील करती है हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के करीब होने की या उनसे मुनासबत जो है। और अल्लामा की जो बात मुझे सबसे प्यारी लगती है वो ये कि आप दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चले। बहुत से लोग जो होते हैं जब वो दीन की बात करते हैं तो फिर वो सिर्फ दीन तक ही अपने आप को लिमिट कर देते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन आपने दुनिया को भी देखना है। इसीलिए आई थिंक जो तस्वुर इंसान है वो कॉन्सेप्ट एक बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। ज़रा इस पे बात करेंगे थोड़ा? मैं समझता हूँ कि 3 ग्रोह हैं। तस्वुर इंसान से पहले मैं समझता हूँ कि तस्वुर इंसान जो है ये खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर खुदा का तस्वुर जो है जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हम इकबाल का तस्वुर इंसान को नहीं समझ सकेंगे। मसलन
खुदा के हवाले से जो ना 3 चीज़ें हैं, चीज़ आदम, चीज़ आलम, चीज़ हक, कि खुदा क्या है, इंसान क्या है और कायनात क्या है, इनका आपस में रब्त क्या है। मैं समझता हूँ कि एक ग्रोह जो है, यूरोप पूरा जो है, वो कायनात को मरकज़ बनाकर इंसान और खुदा का मुताला करते हैं, और हमारे मशरकी सूफिया जो हैं वो खुदा को बुनियाद बनाकर, मरकज़ बनाकर जो है वो इंसान और कायनात का मुताला करते हैं। जबकि इकबाल की जो फ़िक्र है उसका जो बुनियाद है, मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान को मरकज़ बनाकर खुदा और कायनात को देखते हैं। मसलन कि खुदा तो मुकम्मल है और कायनात अभी मुकम्मल होने जा रही ना, ये कायनात अभी नातमाम है शायद। तो मैं समझता हूँ कि इकबाल कहते हैं कि जो तकमील आदम है, जो तामीर इंसानियत है, इसके लिए हक़ भी दरकार है और खल्क भी दरकार है। यानी कि अल्लामा इकबाल का पूरा फ़लसफ़ा जो वो ये है कि वो चाहते कि कायनात को इंसान तस्कीर करे और अपने नफ्स को तस्कीर करे। उसमें 2 चीज़ें हैं, अल्लामा ने कलंदर की और दरवेश की सिफ़ात बयान की हैं। दरवेश वो होता है जो अपने अनफुस को तस्कीर कर लिया हो, अपने नफ्स को मुसख्खर कर चुका हो, और कलंदर वो है जिसने कायनात को तस्कीर कर लिया। जिस तरह अल्लामा कहते हैं कि महरो माहो अंजम का महासिब कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब कलंदर। यानी वो कहते हैं कि ये कायनात का राकिब है, मरकब नहीं है, ये सवारी करने वाला है, ज़मान को अपने हाथ में उसकी बाग लेने वाला है। यानी इकबाल का तसव्वुर इंसान, मैं समझता हूँ कि वो खुदा के तसव्वुर से वाबस्ता है। मसलन खुदा की सबसे पहली चीज़ है कि खुदा को हज़रत इकबाल क्या समझते हैं, उनकी ज़ात क्या है, उनकी फ़ितरत क्या है और उनका अमल क्या है। इन तीनों चीज़ों के तनाजुर के अंदर हमें इकबाल का तसव्वुर इंसान समझना होगा। मसलन इकबाल के यहाँ जो है खुदा का तसव्वुर क्या है, उसकी ज़ात का तसव्वुर क्या है। वो खुदा को एक शख्सियत खालिस के तौर पर मुतारिफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा जो है वो खला के अंदर कोई ठोस चीज़ ये ऐसी नहीं है कि जो लामुतनाई है, बल्कि वो अपनी तख्लीकी फेलियत के मुमकिनात के इजहार के लिए अपने वजूद में लामुतनाही है। उसमें सैकड़ों अल्लाह ताला ने जहाँ जो है वो पैदा किए हैं, वो अपनी ज़ात के अंदर उसकी जो तख्लीकी फेलियत है, उसके मुमकिनात जो हैं वो उसके वजूद के अंदर छुपे हुए हैं, वो उसमें लामुतनाई है। यानी कि खुला के अंदर कोई खुदा जो है वो ठोस शक्ल में मौजूद नहीं है कि इस तरह हम देखें कि वो कोई लामुतनाई है, मतलब अपने पूरे वजूद के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये इकबाल का तसव्वुर ज़ात है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जब ज़ात की बात करते हैं तो इश्क की कैसे बात ना करें, राइट? सो अल्लामा इकबाल के मुताबिक तसव्वुर इश्क क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गोशा इकबाल। जेन्युइनली वो जो कहते हैं ना, ये अगर फेवरेट अशार की बात करें तो इकबाल की जो गज़लें हैं उनमें से एक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेर। अच्छा, हम बात कर रहे थे, हमें बल्कि गाइड कर रहे थे डॉक्टर हसन रज़ा इकबाली कि तसव्वुर इंसान क्या है, और फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे तसव्वुर इश्क से। जी, मैं बात कर रहा था अल्लामा साहब का जो तसव्वुर इंसान है वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। हम खुदा के साथ उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल में तसव्वुर इंसान को हम वाज़े तौर पे समझ सकेंगे। मैं अभी बता रहा था कि खुदा की जिस तरह ज़ात है, वो ज़ात जो है वो बेहिम्ता है और वो ज़ात खालिस है। जिस तरह अल्लामा ने फरमाया कि अपनी रमूज़े बेखुदी के अंदर सूरह इखलास की तफसीर में अल्लामा ने ये फरमाया, सूरह इखलास की तफसीर में कि कुल हुवल्लाहु अहद, जिस तरह अल्लाह एक है, इसी तरह फ़र्द जो है उसको भी चाहिए कि वो खुद अपने अंदर शान यकदाई पैदा करे। जिस तरह खुदा बेमिसल है, इनफिरादियत उसके अंदर मौजूद है, इसी तरह इंसान जो है, फ़र्द जो है, वो भी अपनी ज़ात के अंदर जो है वो मतलब यानी कि इनफरादियत पैदा करे, यकतायत पैदा करे। और दूसरा ये था कि फ़ितरत क्या है खुदा ताला की। खुदा ताला की फ़ितरत है उनका खुदी मुतलक, जो एक है खुदी मुतलक और एक है खुदी मतलब यानी ह्यूमन ईगो। दो हैं, एक रियलिटी एब्सोल्यूट रियलिटी है जिसको हम खुदी मुतलक कहते हैं, खुदी लामहदूद कहते हैं। दूसरी है खुदी महदूद जिसको हम इंसानी खुदी कहते हैं, यानी खुदा की खुदी और इंसानी खुदी, which is relative and absolutism and relativism, right? जी, philosophical point of view। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब जो खुदा की फितरत है वो ये है कि जिस तरह वो अब चाहता कि मेरा इजहार हो, मैं पहचाना जाऊँ, इंकशाफ ज़ात हो, यानी मैं पहचाना जाऊँ। जिस तरह वो कुन्तु कंज़न मखफ़ियन वाली हदीस कुदसी भी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पहचाना जाऊँ, तब फिर बाद में मैंने मखलूक को पैदा किया। इसी तरह जौहर खुदी जो है वो नमूद चाहती है, वो अपना इजहार चाहती है।
इसी तरह फ़र्द जो है वो इंसान जो है वो भी अपनी पोशीदा सलाहियतों का आश्कार करना चाहता है, वो उसकी नमूद करना चाहता है, क्योंकि अगर वो अपनी सलाहियतों को यूज़ नहीं करता, उसको बुरुए कार ला कर मुतशक्ल नहीं करता आने वाली ज़िंदगी के अंदर, तो वो उसकी खुद ही मुश्तबा हो जाती है। वो फ़र्द जो है वो अपनी सही तरह सलाहियतों को अगर बुरुए कार नहीं लाता तो वो उसकी खुद ही मुश्तबे है। ये तीसरा है कि अमल क्या है, खुदा का अमल क्या है। खुदा का अमल ये है कि उसमें दो चीज़ें हैं, एक है तसव्वुर खल्क़ और एक तसव्वुर अम्र, यानी कि कायनात की हर चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की, जिस तरह चाँद, सितारे, सूरज, आफताब, पहाड़, ये सारे खुदा की तख्लीक है, ये उसकी आलम खल्क़ है। दूसरा हिस्सा है आलम अमर, कि वो उसको बुरुए कार कैसे लाता है, कि हुक्म कैसे करता है, हिदायत कैसे करता है, कि वो सारे सितारे, चाँद, सूरज जो हैं वो उसके हुक्म के पाबंद हैं। अच्छा, इकबाल तसव्वुर इंसान में ये चाहते हैं कि जिस तरह अल्लामा ने कहा कि फ़रोग़ आदम खाकी ज़ेताज़ा कारी हास माहो सितारा कुनंद आंचे पेश अज़ीं करदन, कि जिस तरह इंसान जो है वो उसकी तख्लीक जो है वो नित नई जिहाद जो है वो करता रहता है, उसमें मुनहमक रहता है, उसके अंदर आगे वो यूटिलाइज़ करता रहता है, नई नई इजादात, नई नई इख्तिरात करता है, उससे उसकी खुद ही नमूद होती है। ये आप देखें कि चाँद, सितारे, सूरज जो हैं उनकी खुद ही जो है वो एक अमर के ताबे चल रहे हैं, वो महज मजबूर हैं, जबकि इंसान को अल्लाह ने खुद मुख्तार बनाया है, वो अपनी खुदी को आज़ादी के साथ, हुर्रियत के साथ जो है वो बुरुए कार ला सकता है। चाँद, सितारे, सूरज जो हैं ये सारे जो निज़ाम उसके ताबे हैं, ये एक मजबूर महज है, जो उनको हुक्म होता है उसके मुताबिक चल रहे हैं, यानी पूरी कायनात जो है वो मजबूर महज है। उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो तख्लीक ऐसी बनाई है कि उसके अंदर आज़ादी का और हुर्रियत का एक मादा रखा है, ताकि वो अपनी आज़ादी के साथ, यकसुई के साथ अपने काम को जो है वो अमल में ला सके। अब चलते हैं तसव्वुर इश्क की तरफ प्लीज़। हाँ इकबाल का तसव्वुर इश्क जो है वो भी तसव्वुर खुदी से फूटा है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि अल्लामा ने निकलसन को एक ख़त में लिखा कि इश्क की तारीफ़ में उसके मतनाज़र में लिखा कि किसी शय को अपने अंदर जज्ब करके उसे जुज़्व हयात बनाकर अपना लेने का नाम इश्क है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, किसी शय को अपने अंदर जज्ब करना, उसे जुज़्व हयात बनाना, फिर उसको उस पर जुज़्व हयात बनाकर उसको अपना लेना। अब तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ है जज्बा, दूसरी चीज़ है मकसद और तीसरी चीज़ है अमल। यानी इकबाल का जो तसव्वुर इश्क है वो जज्बे के साथ, अमल के साथ और मकसद के ताबे है। यानी कोई चीज़, जिस तरह मतलब अल्लामा कहते हैं कि तख्लीकी जो आइडियल है, आपकी जो आइडियल तख्लीक है, उसकी तहसील के लिए जो तगोदो है वो आपके आशिक को और माशूक को जो है इनफरादियत बख्शता है। यानी कि एक इसी निज़ाम के तहत आप एक पहले अपनी डायरेक्शन मुतय्यन करें और उसको फिर अपना मकसद बना लें और फिर उस पर अमल उसको मुतशक्ल कर दें। यानी इकबाल के यहाँ इश्क जो है वो हरारत, हरकत, अमल और क़ुव्वत का इस्तिआरा है। इस तरह अल्लामा ने फरमाया कि नुक्ता ये नूरी के नाम वो खुदी ज़ीरी खाक माशरार ज़िंदगी, कि नूर का वो नुक्ता जिसका नाम खुदी है, हमारी खाक के नीचे चिंगारी है, जो हमारे बदन के अंदर चिंगारी है, जो हरकत है, जो हरारत है, जो उसको यूटिलाइज़ करती, जो हमारे अंदर की खाबेदा सलाहियतें होती हैं, उस मुज़मर सलाहियतों को जब बुरे कार लाता है तो वो एक मकसद के तहत लाता है। यानी कि जिस तरह हमारे क्लासिकी शोरा के यहाँ जो इश्क का तसव्वुर है वो ये कि उनका मुंतहा नज़र जो है वो विसाल है, वो अपनी खुदी को उसके अंदर मतलब यानी विसाल के मिलाप होता है, तो उनकी खुदी वो, जिस तरह अल्लाह ने कहा कि आलम सोज व साज में वसल से बढ़ के है फिराक, वसल में मर्ग आरजू हिजर में लज्जत तलब, वो वसल के अंदर आरजू ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, जबकि हिजर जो फिराक के अंदर जो है वो लज्जत में इजाफा होता है। यानी इकबाल का जो तसव्वुर इश्क है वो फिराक के कायल हैं, वो विसाल के कायल नहीं है। इसलिए उन्होंने इबलीस को ख्वाजा अहले फिराक कहा है कि वो फिराक के, जुदाई के जो वो आका है। यानी कि इकबाल जो है वो, इकबाल का तसव्वुर इश्क जो है वो ये है कि कोई एक मकसद आपके सामने मुतय्यन हो, उसके लिए फिर आप अपने पूरे पैशन के साथ, उसको पूरे जज्बे के साथ उस पर अमल करें। इस तरह हज़रत अल्लामा ने जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम को असरार खुदी के अंदर मॉडल के तौर पर पेश किया है कि ये तीनों खूबियाँ जो है, इल्म, अमल और कुव्वत जो है, वो तीनों चीज़ें जो है वो हज़रत अली की ज़ात अक़दस में मौजूद थी। यानी इकबाल का जो मॉडल है, इकबाल का जो तसव्वुर इश्क का एक मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद है वो अली अल मुर्तज़ा की ज़ात ग्रामी है। यानी कि वो इश्क को दोनों सतहों पे देखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो कमज़ोर आदमी होता है वो अपने आप को खुदा के अंदर जब मुसग़्री करता है, गर्क करता है, तो वो फिना हो जाता है। और जो जुर्रतमंद आदमी होता है वो अपने आप को खुदा के वजूद से बाहर निकालता है। इसी तरह अल्लामा ने कहा कि दरदश्ते जुनून मन जबरील ज़बू सैदी यज़दा बिकमन दावर हिम्मत मर्दाने, के मेरे इश्क के दर सहरा के अंदर जिब्रील तो एक छोटा सा शिकारी है। यज़दा बिकमन दावर हिम्मत मर्दाने, तू अपने वजूद को जो खुदा में इंजज़ाब कर दे, यानी उसकी सिफ़ात को जो है वो अपने अंदर मुतकल्ली कर ले, उससे मुतसिफ़ हो जाओ। यानी कि खुदा अगर कहारी व गफ़ारी कुदूसी और जबरूत की सिफ़ात से अपने आप को अम आहंग कर लो
तू भी कहारी हो, गफ़ारी हो, कुदूसी हो, जबरूत का मज़हर बन जाए। यानी इकबाल का तस्वर इंसान ये है कि वो खुदा की सिफ़ात को अपने अंदर उसका इंतज़ाब करे, उसको अपने अंदर दाखिल कर ले, उसको अपनी ज़ात के अंदर उसके मुमकिनात को उस तख्लीकी सलाहियत के अंदर मौजूद कर ले। जिस तरह खुदा जो है वो एक तख्लीकी मुमकिनात के उसूल के लिए जो उसके अंदर मौजूद हैं उसको वो आश्कार करता है, कई कायनातें बना देता है, कई चीज़ें जो अभी मख्फी हैं, हमारे इल्म में भी नहीं है, वो उसकी ज़ात से वो हवैदा हो जाती हैं। वो कई चीज़ें जो है वो रोज़ बरोज़ नित, जो कुल्ला फ़ीशान वाली जो आयत है कि अल्लाह ताला नित नई जो है वो मतलब शानों में मसरूफ़ है, वो अमल में मसरूफ़ है, यानी हर वक्त वो किसी ना किसी काम में मसरूफ़ है। हमने कैचअप करना है बेसिकली, हमने कैचअप करना है। यानी इस अलामा साहब ने जावीद नामा के आखिर पे भी, जब वो एक सैर फलाक की पूरी रवायत है, जावीद नामा इकबाल की बड़ी किताब है फ़ारसी की। मैं समझता हूँ कि ये फ़ारसी की 5 बड़ी किताबें, जहाँ शाहनामा फ़िरदौसी है, गुलिस्तान सादी है, मसनवी मौलाना रूम है, मैं 5वीं किताब समझता हूँ कि जावीद नामा है। इसके अंदर अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ अफलाक पर जो है वो सैर की है, मशरक़ व मगरब के अजीम फ़लासफ़ा से अल्लामा की मुलाकातें हैं। आखिर में जब वो रूमी उनका गाइड जो वो उसके साथ हम सफ़र होते हैं हर मतलब यानी कि फ़लक के ऊपर, मौलाना रूमी को अपना रहनुमा बनाकर जो अपने साथ ले जाते हैं, आखिर में वो अकेले जो है अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह पूछते हैं कि तुम अपने लिए क्या किया है, तूने कायनात के लिए, तू क्या करता है, यानी तूने क्या तख्लीक की है, इजादात और इख्तरात क्या किए हैं। अगर तूने इजादात कोई नई चीज़ नहीं पेश की, अगर तूने अपनी पोशीदा सलाहियतों से कुछ आश्कार नहीं किया, तो तुम्हारी खुद ही मुर्दा है। इसी तरह अल्लामा ने अपनी एक किताब क़याम मशरिक़ के अंदर जो है वो एक बड़ी प्यारी नज़म लिखी। वो मैं समझता हूँ कि इकबाल के तसव्वुर इंसान को समझने में हमारी मावन होंगी कि मुहावरा माबैन खुदा व इंसान। अल्लामा कहते हैं कि जहान राज ही एक आबुगिल आफरीदम, मैंने इस जहाँ को जो है वो पानी और मिट्टी से पैदा किया है। तू ईरानो तातारो जंग अफरीदी, तूने इससे कबीले बना लिए हैं, तूने तातार और अबची बना इस कबीले बना लिए, मैंने तुम्हें एक आबोगिल से पैदा किया है। फिर फरमाते हैं कि मन अज खाक के पौलाद नौब आफरीदम, मैंने जो है वो मट्टी से खालस जो है वो फौलाद पैदा किया है। और वो कहते हैं कि तूने क्या किया कि तू शमशीरो तीरो तुफंग आफरीदी, तूने इससे मोहलक हथियार बना लिए हैं, तुमने इसे कुल्हाड़ा बना लिया, तूने इसे तीर बना लिया है, तलवार बना ली है। वो कहते हैं कि तिबर आफरीदी निहाले चमन रहा, तूने तो उस दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ा बना लिया है। फिर कहते हैं कि कफस साख्ती नगमा जन रहा, तूने जो परिंदे बोलने वाले चहचाने वाले परिंदों के लिए तो तुमने जो कफस बना लिया है। फिर इंसान अल्लाह से मुखातिब होता है, वो कहते हैं कि शब आफरीदी, तूने रात बनाई है, तूने रात बनाई है। फरमाते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने अयाग आफरीदम, मैंने चिराग बना लिया है। वो कहते हैं कि सिफाल आफरीदी, तूने मट्टी बनाई है, और मैंने अयाग आफरीदम प्याला बना लिया है। फिर वो कहते हैं कि वो फरमाते हैं कि ब्याबानों को सारो राग आफरीदम, तूने तो ये जड़ी बूटी और ये जंगल बना दिए हैं। फिर मैंने क्या किया कि ख़याबानो गुलजारो बाग अफरीदी, मैंने उससे क्यारियाँ फुलवारियाँ बना डाली हैं। यानी मैंने उस कायनात जो मुरतब कायनात थी उसके अंदर तुम्हारी झाड़ियों को, तुम्हारी वो जंग कोसार को जो है ना मैं ख़याबान की शक्ल अता कर दी है। फिर फरमाते हैं कि मन आनम के अज संग सीना, मन आनम के अज संग सीना सौजम, मैं वो हूँ जो पत्थर से आईना बनाता हूँ। मन अज आनम के नुशीना सहर जाजम, मैं वो हूँ जो जहर से तरियाक बनाता हूँ। ये इकबाल जो वो कहते हैं कि इंसान जो है वो खुदा का को वर्कर है, उसका हमकार है, उसके साथ वो जो है वो कायनात की जो खुदा ताला ने बनाई है, अगर वो कायनात के अंदर उसका हिस्सा क्या है और उसका हिस्सा बनना, ना कि एक डिस्ट्रक्टिव सोर्स बनना जो कायनात को भी तकलीफ पहुंचाती है और उसके अंदर रहने वाले जो इंसान हैं उनको भी टॉर्चर करती है। वही चीज़ जो अल्टीमेटली हम बड़े मासूम अल्फाज में कहते हैं कि भाई अगर किसी के लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते तो तकलीफ़ भी ना दो। और जब हम दरख्त काटते हैं, जब हम अपनी इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ ज़्यादती करते हैं, तो हम इकबाल की थॉट के एन ऑपोजिट चल रहे होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। इंशाल्लाह फिर आपको तकलीफ देंगे। यू आर लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, तो हम बार बार आपको तकलीफ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो निम्रा मेहरा भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो बेहतरीन सिंगर हैं, बेहतरीन होस्ट भी हैं। देन माहम नईम के बहुत ही ब्रिलियंट आउटफिट्स जो हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। रिजवान मजीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। उनकी बहुत ही एक रिनाउंड ज्वेलरी की ब्रांड है जेवर के नाम से, उनकी ज्वेलरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। देन हमारे साथ एमन मुकाम भी होंगी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो सिखाएंगी ऑन एयर कि कैसे हमने मेकअप करना है। और हमारे साथ 4 बहुत ही टैलेंटेड मॉडल्स भी हैं। ये सब कुछ होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहेंगे।
मेरी प्यारी सी निम्रा मेहरा, मुआ, क्या हाल है? मैं ठीक, आपके जिसको पहला साल जब हमने काम किया तो निम्रा मेहता कह कह के मैंने मेहता कह टॉर्चर कह के किया। torture आ किया। जाओ मेरी Thank जान। थैंक यू you. सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू शाहीन, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन रंग का जोड़ा पहना है। उसके अलावा वी हैव विद अस माहीन, सो वी हैव शाहीन एंड देन वी हैव माहीन and then we have with us Momina. So welcome to the show, guys, and thank you so much for wearing. मिलते जुलते नाम है, माहीन, शाहीन, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन मोमिना नहीं मैच हुआ। मोमिना नहीं मैच हुआ और निम्रा भी मैच नहीं हुई। वो तो है ही अलग ना, वो तो है ही अलग ना। सिस्टम ही अलग है। अच्छा, जरा ये बता दें कि आज ये जो आपने बड़े खूबसूरत आउटफिट्स देखे हैं व्यूअर्स, दीज आर बाय माहम नईम। माहम ने हमें ज्वाइन करना था बट कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई थी तो इस वजह से वो हमें नहीं ज्वाइन कर पाई, लेकिन जब उन्होंने इतने खूबसूरत कपड़े भेज ही दिए थे, उनको ना पहनना और हमारी जो प्यारी प्यारी मॉडल्स हैं उनको ना बुलाना इम्पॉसिबल था। सो माहम नईम कि ये आउटफिट्स हैं और ज्वेलरी इज़ बाय रिजवान मजीद। उनसे भी हम आगे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी कि आज हमने बाकायदा ज्वेलरी जो है सेट पे मंगवाई है आप लोगों के लिए। वो सारे लोग जो आजकल परेशान हो रहे हैं कि सोना इतना महंगा हो गया है, क्या करें, अफोर्डेबल नहीं रहा, अब तो 1 तोले की भी कोई चीज़ बनानी हो तो कमर टूट जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि बात अब लाखों में पहुंच गई है और बहुत एक्सपेंसिव हो गया है सोना अफोर्ड करना। उनके लिए बहुत ही वायबल और बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन है, इट लुक्स लाइक रियल ज्वेलरी, बिकॉज ये ज्वेलरी क्रिएट ही उन आर्टिजन से की गई है जो बनाते ही असल जेवर है, बट क्योंकि इतना महंगा हो गया है सोना एज अ मेटल, तो आप चांदी में भी बना के उस पर सोने का पानी चढ़ा सकते हैं, या आप इसको बिल्कुल जो है वो गोल्ड और एंड सिल्वर से निकल के भी क्रिएट कर सकते हैं। छोटे ऑप्शन भी, बड़े ऑप्शन भी। मेहंदी के दिन किस किस्म की ज्वेलरी पहननी चाहिए ये हम रिजवान भाई से जानेंगे आगे जाके। एंड बाय द वे लाइव हम आपको मेकअप भी करवा के दिखाएंगे। एमन जो हैं वो आएंगी और मेकअप करेंगी और हमें बताएंगे कि बेस कैसी होनी चाहिए मेहंदी के दिन, कॉन्टूरिंग, कंसीलर, आईलैशेस, लिपस्टिक वगैरह। लेकिन अगर निम्रा हमारे साथ है तो निम्रा पहले ये तो बता दो कि आजकल क्या मसरूफियात हैं, शो कैसा जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में। आई वॉन्ट ऑल दी अपडेट्स पहले। सब बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। शो भी अच्छा चल रहा है जो कर रही हूँ, कॉन्सर्ट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, कुछ नए ड्रामास की OST पे काम चल रहा है, एक आध ऑन एयर है अभी ऑलरेडी, एक प्राइवेट चैनल का ड्रामा चल रहा है उसकी OST, एक आध मूवी का गाना है वो अभी हो गया प्रोसेस। तो काफ़ी कुछ है अच्छा जो ज़िंदगी में चल रहा है अभी, सिवाय शादी के। सिवाय शादी के आप ऐसे कह रहे हो कि आप शादी के उम्मीदवार हो, तो फिर हम रिश्ते की कहीं बात चला सकते हैं। और ये अभी करना चाह रही हो शादी, अभी नहीं करना चाह रही, बिकॉज मैं जब आपसे, अच्छा एक दफा मुलाकात होगी, कहती है मेरा बिल्कुल दीदी कोई दिल नहीं है शादी करने का, मैं बिल्कुल नहीं, मैं अभी अपने काम पे तवज्जो दे रही हूँ। फिर अगली बार मिलेगी, कहती मैं सोचती हूँ मैं कर लूँ शादी, मैं फिर देखती हूँ इधर उधर, कहती हूँ कि भी बड़ी अच्छी डिसेंट बच्ची है, कोई रिश्ता, वहां पे मैडम को फोन करो तो कहती हूँ आपने क्यों किया? मैं आपको कहा था, मैंने कहा कह के गई थी निम्रा, किसी अभी तो नहीं करना, एक पासे की तो हो जाओ प्लीज। नहीं, मैं सोचती हूँ कर लूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं अभी नहीं, फिर मैं कहती हूँ फिर कर लूँ, कहती अच्छा वैसे एक बात बताऊं, डरते डरते जो है ना सारी जिंदगी लग जाती है ना। शादी एक बहुत अच्छी चीज है। मैं इसलिए आपसे हिम्मत लेती हूँ, मुझे 2 महीने शादी करनी है, मेरे को नहीं, मैं हिम्मत देती भी हूँ, रिश्ता भी ढूंढती फिर भी ना कर देती है, उसका क्या करूँ। अच्छा निम्रा ये बताओ कि एज अ सिंगर, एज अ फीमेल सिंगर, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग ब्रेक इन नहीं करने देते नए लोगों को, अब आप काफ़ी देर से काम कर रहे हो, ये तो नहीं है कि आई कांट कॉल यू कल का आया हुआ बच्चा, इट्स बिन ईयर्स, आप मेरे शोज़ पे भी आ रहे हो, गाते भी बहुत अच्छा हो, बड़े अच्छे म्यूज़िक क्रिएट किए, चाहे प्लेबैक सिंगर के तौर पे किया हो या एज अ सोलो आर्टिस्ट किया हो, क्या इश्यूज़ फेस कर रही हो, क्या मसाइल हैं? इश्यूज अब तो नहीं है, अभी मैं बोलूँ कि हैं, अभी तो नहीं, क्योंकि आप जब एक आप थोड़ा बहुत आपका जब नाम होता है या जब आपको लोग जानने लगते हैं, आपके काम का पता लगने लगता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बट आई गेस ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की के लिए, लड़के के लिए भी, जो आप फील्ड में, किसी भी फील्ड में आई गेस आप आना चाहते हो, आप किसी नए ऑफिस में जॉब भी करते हैं ना, तो आप अपना नाम, अपने कदम जमाने में टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रूव करना है अपने काम से कि आप सिफारिश पे या आप किसी के कहने पे भी अगर एक दफ़ा आ गए तो वो एक ही दफ़ा होगा। टिकना आपने अपनी वजह से है, अपने काम की वजह से है। तो कुछ होते हैं अच्छे बुरे लोग, हर जगह होते हैं, मेरे ख्याल से जितना उनको अच्छे से टैकल कर लिया जाए ज़िंदगी गुजर जाती है, बेहतर है इग्नोर कर दो, साइड पर कर दो कि यार ठीक है। बट क्या सिंगिंग एक वायबल प्रोफेशन है? देखो आप भी शो कर रहे हो साथ में, अक्सर मैंने देखा है कि सिंगर्स साथ में कुछ कर रहे होते हैं, अक्सर सिंगर्स एक्टिंग साथ करनी शुरू कर देते हैं, होस्टिंग साथ शुरू कर देते हैं, हाउ कम? मुश्किल ऐसा है क्योंकि सिंगिंग ऐसा है कि
साल के 12 महीने नहीं चल पाता, एक सीजन होता 4 है, माह ही होते हैं, सीजन होता है जिसमें कॉन्सर्ट्स भी होंगे, नवंबर, जिसमें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नॉर्मली मार्च में भी आएगा, मार्च भी आ जाता है। और बहुत कोई होगा तो अगस्त के कुछ शोज वगैरह होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली। बाकी सारा जो साल है, मुहर्रम हो गया, जैसे रमज़ान हो गया, इनमें तो सिंगिंग का कहीं नाम नहीं आता। तो नॉर्मली ये एक 6-8 महीने का मुझे लगता है प्रोसेस है। उसके बाद आपको सिर्फ वो काम, जैसे एक प्रोसेस होता है कि आपने अपने कुछ कवर्स बना लिए या अपने पे काम कर लिया तो कर लिया, वैसे नॉर्मली ये 6-8 महीने हैं। प्रॉब्लम ये ना कि इतने ज़्यादा यंग लोग जो हैं वो इस तरफ आना चाह रहे हैं, म्यूज़िक की तरफ आना चाह रहे हैं हर, और बट बात ये है कि 90% काम वो ऑनलाइन कर लेते हैं ट्यूनर के ऊपर, वो वाला पता ही नहीं चलता कि असल में किसकी अच्छी आवाज़ है, नहीं, किसकी अब बुरी पता आवाज़ है। चल जाता है, क्योंकि ट्यूनर भी एक जगह पे, आप लाइव शो में कहीं बैठे हैं, आप लाइव किसी जगह पे बैठे हैं, जब तक आप वो गा नहीं पाएंगे ना, क्योंकि लाइव शो में ना तो ट्यूनर लगेगा भाई, ना तो आपका कोई काम हो पाएगा, ना कोई सॉफ्टवेयर, वहाँ पे कुछ नहीं होना, वो ओरिजिनल जा रहा है जो जा रहा है। अच्छा, कितना को रियाज करती हो, कितना प्रैक्टिस करती हो, या सच बोलना है झूठ नहीं? सच बोलूँगी मैं, वो नहीं कि यार मैं बड़ा को सीखा सिखाया बच्चा हूँ, मैंने बड़ी कोई ट्रेनिंग ली थी, मैंने बड़ी कोई क्लासेस ली थी, मेरे ये उस्ताद थे, सॉरी टू से जो देखेंगे उनको बुरा भी लगेगा, बट मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मेरे उस्ताद नहीं थे कोई। अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन एक बहुत सीनियर हैं हमारी फील्ड के हैं, जो बहुत से लोग उन्होंने सिखाया है। समहाउ मैं उनके पास गई थी कि मुझे ये करना है, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह के बोला था कि तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये जॉनरा गाना चाहिए, तुम्हें इसमें काम करना चाहिए। कभी आपको एज आर्टिस्ट आपको ही पता होगा कि कौन सा कैरेक्टर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, या इसको मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। मुझे एज सिंगर लगा था कि मैं ये वाला जॉनरा ज़्यादा अच्छे से गा सकती हूँ, तो मुझे ये गाना चाहिए, ये मुझ पर सूट करेगा एज माई पर्सनैलिटी भी, और मेरी आवाज़ पे। यानी कि शुरू में ही डिसाइड कर दिया आपको? तो उसके बाद मेरी अम्मा बहुत अच्छा मुझे, क्योंकि करती थी गाइड, उनको गाने का बहुत शौक था, वो बहुत अच्छा गाती भी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाती थी और मुझे वैसे गाइड करती रहती थी कि तुम इस तरह गा लिया करो। तो वो उन्होंने मुझे जितना ट्रेन किया है वो ही अभी तक लेकर चल रही हूँ मैं साथ। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। बट लॉट्स ऑफ फन एंड एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग माशाल्लाह, और काम अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है, सब बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मैंने एट सम पॉइंट आगे जाके आपसे ये भी पूछना है, क्योंकि बहुत से लोग जो शुरू से हम लोगों को साथ शो, मेरे वाले शोज़ में देख रहे हैं, उनमें हमेशा कहते हैं कि निम्रा ने बहुत वेट रिड्यूस किया है, और बड़े हेल्दी अंदाज में, लाइक चेहरा नहीं लटका, फिजिक नहीं ख़राब हुई, वरना अक्सर आपकी जनरेशन ऐसे वेट कम करती है और फिर बुरी लगती है। सो ये भी आपसे जानना है कि ये क्या माजरा है और क्या फिटनेस रिजीम थी, ताकि थोड़े लोग और इंस्पायर हो जाएं। एंड देन वी गॉट 3 एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल यंग लेडीज विद अस एज वेल। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो लोग क्यूरियस है, जो ज्वेलरी के बारे में बात की, जानना चाहते हैं कि किस किस्म की ज्वेलरी क्या, उस पर भी बात करेंगे, लाइव आपके सामने मेकअप भी करेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे मेहंदी के ट्रेंड्स पे, मेकअप ट्रेंड्स पे एंड ज्वेलरी ट्रेंड्स पे। अब हमारे साथ एमन मोहकम की टीम हमारे साथ है, और हमें ज्वाइन किया है कुदसिया फैसल ने, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, एंड देन वी हैव अबीर महमूद जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ, और मॉडल हैं सायरा। सो वेलकम टू द शो गाइस। और अभी जो लुक क्रिएट करने जा रहे हैं आप, मेहंदी की लुक क्रिएट करें, करेक्ट? सो मेहंदी की लुक क्रिएट की जाएगी, क्योंकि मेहंदी की जब बात होती है तो ज़्यादातर जो ब्राइड है वो येलो, आई मीन अगर तो मायो ना हो तो येलो एंड ग्रीन में चली जाती है, या ग्रीन मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन्हीं कलर्स के अंदर प्ले करते हैं। बट ऐसी लुक के साथ, मतलब ऐसी किस्म के कपड़ों के साथ, इन कलर थीम्स के साथ लुक क्या वर्क करती है मेकअप वाइज? क्योंकि ऑब्वियसली अगले दिन बारात है, बारात के बाद वलीमा है,
क्या आपने बिल्डअप करना है या हर दिन बहुत इम्पैक्टफुल मेकअप करना है, वो तो हम देखेंगे। आप लोग अपना काम स्टार्ट कर लो अब, सो दैट हम लोग एंड देन वील डिस्कस द कॉन्टोरिंग एंड एवरीथिंग एल्स। ऑफ कोर्स वी हैव रिजवान मजीद विद अस एज वेल। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। बहुत शुक्रिया जी आपका शो में बुलाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। देख रही हूँ कि नई नई बहुत सी चीज़ें आपने बनाई हैं। ऑब्वियसली मतलब चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं, जो हमारा समर होता है, जब सीज़न स्टार्ट होता है तो वो हम उसको डिस्प्ले में लाते हैं। अच्छा, फ़ौरन ही हम पहले व्यूअर्स को ये बता दें कि मेहंदी पे किस किस्म की ज्वेलरी वर्क करती है आपके नज़र में? अच्छा, एक्चुअली जो है ना, मेहंदी पे ज़्यादातर जो आजकल इन है और हमारा जो रवायती तरीक़ाकार भी है, वो कुंदन की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जाती है। सेकंड डे चूँकि एक ब्राइडल का इवेंट होता है, ब्राइड का, बारात का, उसके लिए बड़ी रेड और वो ज़रा और तरह की ज्वेलरी होती है, बड़े सेट, हार्ड सेट, जिसके साथ तो मेहंदी पे कोशिश ये होती है कि कुंदन की ज्वेलरी झुमके बड़े एक क्लासिक हाँ, वो लुक होती है। आपको पता है कि हमारी एक रवायत है, और शादी एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें सारा कुछ रवायती हो तो वही अच्छा लगता है। और यू नो मतलब मेहंदी पे तो पहले, और मैंने ये भी देखा है कि इयररिंग्स पहना दिए, गले का हार नहीं पहनाया, और सिर्फ जो है वो आपने माथा पट्टी बना दी, माथा पट्टी, और आपने इयररिंग्स बिंदिया पहन just, लिए, yeah. बिंदिया, यू नो दैट वो काइंड आज ऑफ। देखिए हमने एक दो मॉडल्स को पहनाई हुई है, मतलब 3 वेरिएशंस हैं। एक को सेट के साथ पहनाया हुआ है, एक को बिंदिया और इयररिंग्स, हल्की सी माला है, एक ने जस्ट, चूँकि उनका थोड़ा सा वेलवेट मॉडर्न ड्रेस था, उनको जस्ट एक चोकर पट्टी और इयररिंग्स पहनाए हुए हैं। एंड यू सी देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस। मतलब अगर आप सिंपल और एलिगेंट और मॉडर्न में भी जाना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन ऑल्सो, बट डिपेंड करता है ना कि आपने कपड़े कैसे पहने। अच्छा, हम अपनी ब्राइड को क्या कपड़े देंगे जो इनको हम तैयार, अब ज्वेलरी क्या देंगे? अच्छा, ताकि वो भी आज चूँकि मेहंदी का इवेंट है तो हम इन्हें जो है वो कुंदन की ही ज्वेलरी देंगे। और दूसरी बात ये है कि ये एक नया हेड पीस बन रहा है, जो कि माथा पट्टी की एक नई फॉर्म है, हेड बैंड के तौर पे। हेडबैंड के तौर पे, Headband। एंड इसके अंदर साथ में आपका टीका भी आ टीका भी जाता आ है। जाएगा, और जैसे ये इसको ज़रा पकड़िए, पीछे रखिएगा आएगा, ज़रा जी। एक सेकंड, जी, ये देखें व्यूअर्स। ये ज़रा जब पहनाएंगे हम तो ज़रा पीछे का आएगा, क्योंकि अब वो दुपट्टे पीछे वगैरह सेट हो रहे हैं तो ये काफ़ी शो होती है, ये ठीक मतलब है। हेडबैंड के तौर पे ये माथा तो पट्टी। आप लोगों ने जो ज्वेलरी की सेटिंग करनी है ना गर्ल्स, ये वाली ज्वेलरी जो है, एक्सक्यूज मी, ये वाली ज्वेलरी जो है ये इसके साथ हमने मतलब सेलेक्ट sets की हैं, है, वो हमने डिसाइड की ठीक हुई है। तो ये आप देख इसमें लीजिएगा जी। कि कौन से वाले सेट को आपने यूटिलाइज करना है, वो रिजवान भाई आप इनके साथ कर लीजिएगा। क्योंकि आज थोड़ी सी वो ब्राइड भी तैयार हुई है तो इनको हम हाथों में भी कोई कड़े या चूड़ियाँ भी पहनाएंगे साथ, क्योंकि बिल्कुल एम्प्टी, क्योंकि इन्होंने हाफ स्लीव्स पहनी हुई है तो कुछ हाथ में भी पहना। कुछ हाथों में भी होना चाहिए, वो कहते हैं ना कि हाथ खाली नहीं होने चाहिए। वैसे तो आई बी ऑनेस्ट, कांच की चूड़ियाँ सबसे प्यारी लगती हैं, लेकिन अब कहाँ मिलती हैं कांच की अब वो चूड़ियाँ? कांच की चूड़ियाँ भी उसी स्टाइल में ना मेटल की आ गई हैं, बिल्कुल, बट बट लगती कांच की हैं लेकिन होती नहीं। बट मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मतलब या तो टिपिकल जिस तरह वो 3D कड़े बड़े खूबसूरत हैं जो आपने वहाँ पे रखे हुए हैं, 3D ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा इन है। सो आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी, फेस नेक एंड इयररिंग्स पहन लें, बट कड़े आप थोड़े मॉडर्न भी पहन सकते हैं, जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू, Yes, of राइट? course। अमेजिंग। और उसके अलावा बहुत से मज़े मज़े के मॉडर्न पीसेस और भी ये आप लेके एक्सेसरीज आए होती हैं। हैं, मतलब डिफरेंट एक्चुअली मुख्तलिफ किस्म के लोग, बाद लोग ये बिल्कुल आपका छोटी-छोटी पहले चीज़ें ग्रीन पसंद में होता करते था, हैं। ये आपका पहले ये ग्रीन में इस होता था, वक्त मेरे ये पास वो रियल ग्रीन मदर- वाला है। रियल मदर ऑफ पर्ल में है। वंडरफुल। ये देखें ना, अब ये ब्लू वाला कितना खूबसूरत है। ये मतलब कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होती है, सिर्फ आपने स्टड्स पहनने हो, मैचिंग इयरिंग मतलब कपड़ों के साथ, तो ये है कि अगर आपने कोई छोटी सी पार्टी में जाना है, ऑफिस वेयरिंग या है, बाय द something वे, ऐसा, अगर आपके हाँ। बहुत किसी करीबी शख्स की शादी नहीं नहीं है है, तो जो तो फिर आपने फिर पूरा मुनासिब- जेवर का सेट बन पहनने से तो Obvious। बेहतर है कि थोड़ा सा थोड़ा सा आप बस, हाँ। ये light है कि touch वो में- प्रॉपर आप कैरी करें और उसको वो मैच सही कर रहा हो बिल्कुल। आपके ड्रेसेस के साथ, या मतलब अच्छा उसका मतलब केमिस्ट्री सही हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। You're welcome। ज़रा हम यहाँ पे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे इमन से। जी इमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमन, नाउ यू आर अ मेकअप एक्सपर्ट। Yes। एक बात बताएं कि मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप एक्सपर्ट में डिफरेंस क्या होता है? मेकअप एक्सपर्ट जो होता है वो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी नॉलेज देता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस स्किन के लिए है, स्पेशली स्किन केयर की भी चीज़ों, प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम लोगों को बताते हैं। स्किन केयर कौन सी यूज़ करें, कॉस्मेटिक्स क्योंकि कौन सा यूज़ obviously करें। हम बात तो शुरू करते हैं हमेशा बेस से, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक प्राइमर भी ज़रूरी होता है, और उस प्राइमर से पहले आप अपनी कितनी स्किन केयर करते हैं बिल्कुल। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बहुत होता है। ज़्यादा। हाँ। सबसे पहले आप अपनी स्किन केयर अच्छी रखें, आपकी स्किन ही इतनी अच्छी हो कि आपको कम से कम कॉस्मेटिक्स यूज़ करना पड़े। कॉस्मेटिक्स यूज़, हाँ, बिकॉज ये एक बड़ा इशू है। शादी से बिल्कुल पहले बच्चियाँ आती हैं, उन्होंने अपने हाल ख़राब किया होता है स्किन का, बिकॉज इतनी डाइटिंग करी होती हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हुई हुई होती हैं, एंड देन जब शादी का टाइम आता है तो उस वक्त इतने स्किन के इश्यूज होते हैं कि फिर बेसिस से आपको वो उसको कवर करना बिल्कुल। पड़ता और आप हर वक्त फाउंडेशन लगा के तो नहीं रह सकते हो शादी के बाद। आपको अपनी स्किन भी इतनी अच्छी रखनी चाहिए कि आप सिर्फ ओकेजनली ही कोई डिनर्स आए हैं उसके ऊपर ही आप मेकअप यूज़ करें, इतने आपकी इतना ज़्यादा ना हो। है। अच्छा इमन, ये बताएं कि लेट्स स्टार्ट विद बेस।
आजकल बेस में क्या ट्रेंड चल रहा है? एक पॉइंट पे वो किम कार्दाशियन वाली लुक आ गई थी कि बिल्कुल एक लेप लगा दे मुंह के ऊपर, बिल्कुल जी। मतलब लिटरली हेड टू टो, सिर्फ गर्दन की हद तक नहीं, मतलब हाथ पाँव पे भी उसी तरह एक लेप लगी होती थी। अब क्या इन है? एंड देन उसमें तो ये बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था कि कॉन्टूरिंग बहुत ज़्यादा लोग करने शुरू हो गए थे। तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको एक थोड़े मीडियम उसमें रहना चाहिए। बहुत फुल कवरेज, स्पेशली बच्चियों को बहुत फुल कवरेज फाउंडेशंस यूज़ ही नहीं करने फुल चाहिए। कवरेज करे कौन यूज? मुझे तो ये नहीं समझ आज तक आई कि फुल कवरेज है किसके लिए। विमेन हु आर 32-35 प्लस, जिनकी फाइन लाइंस डेवलप हो जाती हैं, उनके लिए फुल कवरेज फाउंडेशंस होते हैं। बच्चियां जो 18-20 साल की बच्चियां, उनके लिए फुल कवरेज फाउंडेशंस बिल्कुल नहीं होते। वो बीबी क्रीम यूज करना वही काफी है। बट बच्चियों के मुंह पे सबसे ज्यादा हम लोग बेस देखते हैं, बिल्कुल इतनी ज्यादा बेस लगा लेती है। मैं कहती हूँ तुम्हारे ऐसा भी होता है ना कि कुछ जब आपकी 18 to 20 की एज होती है तो आपके कुछ पिंपल्स और आपके वो तब भी निशान जान वगैरह, आप पिंपल को कवर करके स्किन केयर आप अच्छी यूज करें। स्किन केयर अच्छी कर लो, और उसके साथ अगर पिंपल को कवर करना भी है उसके लिए भी आपको फुल कवरेज बेस की जरूरत नहीं है। बीबी क्रीम इज इनफ फॉर यंग गर्ल्स। Like so someone like you, BB cream is fine. या वही लगी हुई है। बिल्कुल। So I mean, you know, for all of you girls, if you guys use BB cream, that's ideal. हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि थिक बेसिस लगाएं, क्योंकि स्किन नहीं ब्रीथ करती। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है। और इतनी थिक बेस लगाने की वजह से भी आपको पर्जिंग होती है आपकी स्किन में, आपको ब्रेकआउट्स होते हैं, आपको एक्नी हो जाता है इतनी। थिंक अबाउट इट ना, हम जैसे कि अभी लाइट्स में बैठे हैं, मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ, लाइट्स में बैठे हुए हैं, लाइट्स की हीट से आपकी स्किन के पोर्स खुल रहे हैं, उन पोर्स के अंदर आपने जो भी अभी लगाया हुआ है उन पोर्स में जाके सेटल हो रहा है। जब आप जरा बेहतर टेम्परेचर या थोड़े ज़्यादा दूसरे टेम्परेचर की, कोल्डर टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। अब इसेंशियल है कि आप ये जो भी अपना काम कुम किया है उसके बाद आप फौरन अपने फेस को वॉश करें, क्लेंजिंग करें, नीट एंड क्लीन करें, और फिर डे के साथ कंटिन्यू करें। आपको कभी दाने नहीं जरूर निकलेंगे। करें आप माइल्ड स्क्रब्स रखें, ताकि अगर आपके पोर्स के अंदर कोई चीज़ सीपन हो भी गई है तो आप जब स्क्रबिंग करते हैं तो उसी से ही काफ़ी पोर्स आपके क्लीन हो जाते हैं। हो जाते हैं। इसी इन चीज़ों से फिर दाने वाने अवॉइड हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि कॉन्टोरिंग में आजकल व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, कंसीलिंग में अब तो समझ ही नहीं आती, नीला कंसीलर भी है, पीला कंसीलर भी है, ऑरेंज कंसीलर भी है, मतलब वो एक ग्रीन रंग का भी, एक ब्लू है और एक ग्रीन, मतलब There's this green one, मतलब रंग बिरंगे किस तरह, क्या मुझे नहीं समझ आती। मैं आपको बताती हूँ। ऑरेंज होता है बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ होता है, या ग्रीन होता है। ठीक है। ऑरेंज हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारी डार्क सर्कल्स हैं या डार्कनेस आ गई है, पिगमेंटेशन हो गई है, अनइवन स्किन टोन हो गई, तो हम ऑरेंज यूज़ करते हैं। अगर एक्नी है आपको किसी जगह पे तो उसके ऊपर आपने ग्रीन यूज़ करना है। ठीक है, ग्रीन आपने कलर करेक्टर बोलते हैं बेसिकली इसको, वो कलर करेक्शन करके फिर उसके ऊपर आप कंसीलर की एक लाइन देते हैं, और मतलब ये मैं ब्राइडल मेकअप की बात कर रही हूँ, उसके ऊपर आप फाउंडेशन देते हैं, देन यू अप्लाई कॉम्पैक्ट ऑन इट। ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज़ करना है तो फिर आपने उसके ऊपर ही फाउंडेशन या बेबी क्रीम लगा लिया, और उसके बाद आपका कंसीलर वहाँ आप सिर्फ लगाते हो जहाँ आपने वो कलर करेक्टर लगाया होता है। नॉर्मली वैसे होता है आपके फेस की सारी जो स्किन है या कलर है वो नॉर्मल होता है, बस आंखों का इतना एग्जैक्टली, तो कहीं यहीं होता पे है। अप्लाई young होता ना, है। you're young. बेसिकली ऑरेंज आपके लिए कंसीलर चीज़ यहीं है। पे अप्लाई होता है। बट फॉर एग्जाम्पल खवातीन हु बिन थ्रू चाइल्ड बर्थ, हु आर ओल्डर, छाइयाँ भी पड़ जाती हैं और भी बड़ी चीज़ें। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। बिल्कुल। अब उनको एक तो उसको कवर भी करना है, और उसके साथ साथ इतनी डार्क कॉन्टोरिंग नहीं करनी कि वो छाइयाँ और ज़्यादा चीख के बाहर निकले। अच्छा, वहाँ स्पेशली मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ पे आपको रिंकल्स हैं या फाइन लाइंस डेवलप हो गई हैं इस एरिया में, वहाँ पे आपने हाइलाइटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप सिर्फ उस एरिया को हाईलाइट करते हो जो आपके अच्छे फीचर्स हैं, जैसे टिप ऑफ योर नोज़ या योर चिन या द हाई ब्रो बोन, यहाँ पे एग्जैक्टली। अब जिस जगह पे आपकी फाइन लाइंस हैं, अगर आपने वहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर दिए, वो और ज़्यादा नुमाया हो जाएगी चीज़। तो हाइलाइटर यहाँ पे लगाना है, अंडर आई नहीं लगाना। ना 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 नहीं, अंडर आई मतलब यहाँ पे लगाना, यहाँ एग्जैक्टली हाई चीक बोन पे लगता है, हाई चीक बोन पे, या इस हाई एरिया ब्रो पे बोन आपने पे लगाना लगता है, या आप यहाँ पे लगाएंगे, एग्जैक्टली हाई या ब्रो नोजी पे लगा लें, हल्का सा चिन पे लगा लें। एग्जैक्टली। कुछ लोग यहाँ पे भी हाइलाइटर लगाते हैं। डू यू थिंक दैट्स ओके? नहीं, I seriously don't think that's okay because people do that. कुछ लोग तो पूरे मुंह पे हाइलाइटर वो समझ नहीं आती ना कि कहाँ लगाना है। मैं उनमें से एक हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। वो चांद बनना हंसपड़ी चाहती दोनों में कहने वाली थी, मैं तो कभी माथे पे भी लगा देती हूँ, आगे से दोनों हंसपड़ी। मैंने कहा चुप कर जाओ, वो जो ना काज़िम चांद बेइज्जती होने बनना वाली। चाहते नहीं हैं। कि मैं समां मैंने कभी लगाया, पता नहीं सही भी होता है नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि आंखों के यहाँ कहीं Exactly, लगाना। exactly. वो तो लगाते ये हैं, होता है। वो कहते हैं आई नहीं, मेकअप का नहीं हिस्सा नहीं है नहीं, यार। वो मतलब बिल्कुल होता तो बिल्कुल। आंखों को हाँ, करने के आप लिए ना उस थोड़ा जगह को, सा। वही मैंने कहा ना कि जिस जगह को आप एनहांस करना अच्छा, चाह रहे हो एक बात- बेसिकली, सो यू वांट टू एनहांस दिस एरिया एंड इट लुक्स नाइस आल्सो। क्वेश्चन, जी, आंख के अंदर कौन सा रंग लगाना चाहिए? आंख के अंदर से मुराद, मैंने काली पेंसिल भी देखी, ब्राउन भी देखी और व्हाइट भी देखी है। Waterline, तीनों का क्या पर्पस है? आई अंदर
मैं बताती हूँ, जिन लोगों की जैसे डीप सेट आइज हैं या छोटी हैं आंखें, तो वो अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, नुमाया करने के लिए अंदर वाटर लाइन के ऊपर न्यूड कलर लगाते हैं, ठीक है। और जिन खवातीन की नॉर्मल आंखें हैं वो काजल का इफेक्ट देके सिर्फ काजल एंड मस्कारा लगाती हैं, ठीक है। तो यूजली आंख को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा वाइट पेंसिल लगाई जाती है। मैं क्या लगाऊं? आपकी आंखें वैसी इतनी प्यारी, आपको लगाने की जरूरत नहीं। यार मैं पूछ रही हूँ, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। हाइलाइटर माथों में मलने वाली औरत पूछ रही है क्या करूं? पास बैठी तो है। अगर आपने लगाया हुआ है, आपने आई मेकअप हैवी किया हुआ है, ठीक है, या आपने आईलाइनर लगाया हुआ है हैवी करके, तो उस वक्त आप वाटर लाइन पे वाइट लाइन लगाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ तो ब्लैक पेंसिल एंड मस्कारा विल डू फाइन। विल डू फाइन। इसका क्या करें? मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो आपको वाइट लाइन लगाने की जरूरत है बिकॉज आपकी आंखें थोड़ी छोटी है ना। मेरी आंखें बड़ी हैं, आपको दूर तो दूर से तो छोटी लग रही है। मैं तो वैसे उसको लगाया नहीं है, मतलब you have normal बेबी क्रीम लगा के कुछ भी नहीं, मैंने मेकअप अभी नहीं किया। व्हाइट के साथ ट्राई तो करो। किया मैंने कभी व्हाइट लाइनर के साथ आपको इनसाइड द आई नहीं देखा। मैंने और किया भी नहीं। और सिर्फ आधी आंख तक लगाते हैं मैं वाइट तो लाइन, ब्लैक पूरी भी नहीं कभी लगाते। वो काजल पूरी वाला कभी नहीं भी लगाते। ट्राई नहीं किया है। मैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींच नहीं, लेती हूँ, you never do मेरे that. यहाँ से निकल आता है व्हाइट, फिर मुझे उसको मल के उतारना पड़ता है You क्यू-टिप just से। have to go halfway through. आपने एंड तक अच्छा, नहीं वैसे तो ये भी कहते हैं कि वो काजल लगाने से आंख बड़ी लगती है, ब्लैक वाला जो होता अच्छा, है। मुझे लगता है कि मैं जब काजल लगाती हूँ और मेरा आईलाइनर लगाओ तो मेरी आंख और छोटी लगती है। मैं भी यही कहने वाली थी। बट इसीलिए उन्होंने कहा ना कि इफ यू आर डूइंग अ हेवी लाइनर Then you एंड go with अंडर white pencil. आई पे भी आप लाइन लगा रहे हो डार्क की, तो फिर अंदर व्हाइट लगाएं। व्यूअर्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम लोग चीजें खरीद लेते हैं। आई एम वन ऑफ दोस क्लासिक पीपल के मैं सामान खरीद तो लेती हूँ, मुझे ये नहीं समझ आती कि करना क्या है। Exactly. अक्सर makeup That's ऐसे भी when तो the होते हैं। makeup experts come अच्छा, in. आई लैशेज और लिपस्टिक पे अभी बात करनी है क्योंकि एक तो आई लैशेज का बड़ा मसला होता है आजकल। इतनी लैशेज मार्केट में आई हुई हैं कि मैं देखती हूँ कि खवातीन ने बड़ा अच्छा मेकअप किया होगा, लैशेज विंगी लगी हुई होंगी या एक आई लैश लमक रही होगी आंख पे, और मैं कहूँगी यार भी या लगा आपने लेती हैं साइज की नहीं लगाई हुई। मैं तो लगाती नहीं हूँ बिकॉज मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती है, मुझे समझ ही नहीं आती। और मतलब कौन सी सूट करेगी, कभी कभी तो बहुत हैवी आई लैशेज लगाते हैं तो आंख छोटी लगनी शुरू हो जाती है। अपनी माँ पे गई हूँ, मैं भी नहीं लगाती। अच्छा, मैं भी नहीं लगाती। अच्छा, वो उसने अपनी साथ साथ कमेटी डालनी होती है। अच्छा, और दूसरी बात, लिपस्टिक्स आजकल बड़े को होंठ बना बना के लोग वो हो रहे हैं, तो मुझे तो समझ ही नहीं आती ना कि बंदा जब एक्स्ट्रा होंठ बनाने की कोशिश करता है तो एक तरफ से कहीं जा रहा होता है, दूसरी तरफ जा रहा होता है, एक मुल्क में एक दूसरे मुल्क में। ब्रेक के बाद ये बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एमन से हमने गुफ्तगू अपनी मुकम्मल करनी है, एक लिपस्टिक पे और एक आई लैशेस पे। तो हमें ज़रा आई लैशेस से रिलेटेड ज़रा गाइडेंस दें कि लैशेस बंदा कौन सी सेलेक्ट करे और कैसे करे। करोड़ किस्म की आगे 3D, LMNOP, XYZ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। देखिए, एक तो आपकी जिस तरह का सेट ऑफ आइज है उसके हिसाब से आपको लेनी चाहिए। अगर तो आपकी राउंड शेप है आइज की तो आपने सिंपल जो सिग्नेचर लैशेस होती हैं वो यूज़ करें। अगर आपकी थोड़ी सी लंबी हैं तो आप कैट आइज वाली यूज़ करें लैशेस, जो कि शुरू से थोड़ी छोटी होती हैं और आखिर में जाते जाते थोड़ी बड़ी हो जाती और हैं, लंबी हो जाती हैं। एग्जैक्टली। और अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप थोड़ी सी थिक लैश यूज़ करोगे जो ओवरऑल थिक होती है। लेकिन बात ये, जिसकी आंख छोटी होती है उसकी तो और बैठ नहीं जाती हैवी लैश की वजह से। नहीं, बैठ नहीं जाती है, मतलब क्वालिटीज आती हैं। और जिस तरह लगाने 3D का भी बोला आपने तरीका अभी, होता है मतलब ना। जो 3D होती हैं दे यूजुअली वेरी हैवी, तो वो आप छोटी आंख पे वो बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि जारी बात है कि आपकी आंख में थोड़ी देर बाद एजिटेशन भी शुरू हो सकती है। और एक और चीज़ व्यूअर्स देखें, लैशेस का ऑप्शन तब आपके लिए वायबल है, एक तो अगर आपको लगानी आती हो गलत तरीके से लगा के, और अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने आई लैश लिया और आपकी आई छोटी है और लैश आपकी आंख से बड़ी है, तो थोड़ा सा उसको बिगिनिंग से कट कर लें और एंड से कट कर लें। आजकल तो मैं आपको बताऊं जो इंडिविजुअल आ गई हैं, वो बड़ी अच्छी हैं। इंडिविजुअल भी आ गई, लेकिन इंडिविजुअल आम तौर पे लोग नहीं लगा सकते, खुद नहीं लगा सकते। मैग्नेटिक लैशेस आ गई हैं बहुत अच्छी, हाँ, जिन वो लोगों को बहुत चल लगानी रही हैं नहीं आती, वो ग्लू उनसे नहीं संभाली जाती और वो आप जिस क्योंकि तरह फैल जाती है ना सारी। ब्लैक लगाओ ग्लू तो वो अजीब सी हो जाती है, व्हाइट लगाओ तो व्हाइट लाइन आ जाती है। मैग्नेटिक लैशेस बहुत अच्छी होती हैं। आपने यू जस्ट हैव टू सिंपली अप्लाई द आईलाइनर जैसे आप लगाते हो और वो उसके ऊपर स्टिक हो वो जाएंगे। हमारे लिए बनाई है, स्पेशली निकाली है। नलाक्स के लिए। अच्छा, और ये बताइए लिपस्टिक,
होंठ बना के मैं समझ नहीं आती, किसी से मुलाकात हो उनके बिल्कुल नॉर्मल होंठ है, उनसे मेकअप के बाद मुलाकात हो तो वो बिकॉज ट्रेंड इतना चला हुआ है ना मच्छी मुंह बड़े वाला, होंठों का। मच्छी वाले मुंह वाला, आई कॉल इट द मच्छी मुंह। या तो वो क्योंकि लोग मैं जब लोगों से बात की इसको को वॉश करो तुम को होंठ देख ले, मैं आई कांट। मुझे एक दो लोगों ने कहा तो आप कराएं अपने होंठ, वो कुछ कोलेजन लोग तो फिलर्स करा लेते हैं ना, मुझे जो भी लोग फिलर्स बोला। नहीं करवा सकते तो फिर वो बनाते हैं। मेरा ऊपर वाला होंठ छोटा है ना, मुझे बोला बहुत, मुझे तो अपनी फील्ड के बहुत लोगों ने बोला था करा। भाई बात ये कि देखो कुछ चीज़ आपने एनहांस करनी हो, मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई सपोर्टर नहीं है इस चीज़ का, बट अगर अच्छे भले होंठ है और आपने उनको और एमी मजीद बड़ा करना है तो फिर एक्चुअली होंठ के कभी-कभी अलावा बैकफायर कुछ भी हो जाता है, खराब भी हो मैं जाता है। कराऊं या नहीं कराऊं? नहीं, आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं आप। इतनी खूबसूरत हो, मुझे समझ नहीं आती आपने कहा मैं बता दूंगी ना, मैं सपोर्टर हूं तो नहीं, मैं मुझे बताऊं। नहीं लगता आपको ज़रूरत है, आपने बिलीव, देखो यू गॉट अ प्रोमिनेंट नोज, यू गॉट प्रोमिनेंट आइज, अगर आपने होंठ भी अपने बड़े कर दिए तो वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ का अपना एक निज़ाम है, कुछ चीज़ें एनहांस्ड हैं, कुछ चीज़ें सबड्यूड हैं, जब हम उनके उस चीज़ के साथ मेस करते हैं ना तो फिर फेस नॉर्मल से ज़रा हटके लगता है। अब एक दो एक्ट्रेसेस के साथ ही मिसहैप हुआ है कि दे वर परफेक्टली फाइन और वो उन्होंने फिलर्स करा के वो अजीब सा मुंह बना लिया अपना। और फिर पता है वो चीज़ 6-8 महीने लगते हैं सेटल होने में, और अगर आप दूसरे से सेमी परमानेंट या परमानेंट टाइप वो करा लें तो 1.5 साल तक फिर वो ख़त्म नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते। सो प्लीज़ कोई भी चीज़ कराने से पहले एक तो देखें कि अगर आपको मेकअप में उसका अल्टरनेटिव मिल जाता है तो स्किन केयर और मेकअप में, और अगर नहीं मिल पाता तो फिर किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं जो आपको मिसगाइड ना करे। सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ करा लूँ और मैं कैसी लगूंगी तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सकती हैं कि आप कैसे लगोगे। वो हाँ, यू कैन गो ऑनलाइन एंड हैव अ लुक एंड देन एक दफ़ा डिफाइन कर लें। और तो डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि जी हम आपको दिखा देते हैं 3D टाइप इमेज बना के कि ऐसे आप लगेंगी, यूजुअली दे डू हैव दोस या लगेंगे, तो वो आपको दिखा देते हैं। सो इफ़ यू कैन फाइंड आउट पहले तो वो बिल्कुल ठीक है, बट अगेन जस्ट बिकॉज सारे एक डगर निकले हुए हैं। अब जैसे मैं लैशेस इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मेरी अपनी लैशेस लंबी है, थिक नहीं है बट लंबी है, सो मैं उनको कर्ल करके उन्हीं के ऊपर मस्कारा लगा लेती हूँ। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए लगाने भी पड़ती हैं तो मैं पहले मेकअप आर्टिस्ट से पूछती हूँ कि जी आप गाइड करें कि मुझे कौन सी लगानी चाहिए, बंदा अच्छा लगने के बजाय बुरा लगे क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही बात है। नहीं आप अगर एंड आप दैट्स व्हाई गोइंग टू एन एक्सपर्ट, जैसे कि आपने शुरू में ही डिफाइन किया कि मेकअप एक्सपर्ट क्या होता है, अगर आप एक मेकअप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो आपको गाइडेंस भी दे देंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है कि ये मैंने चीज़ करानी है अपने फेस को तो उससे रिलेटेड भी आपको बताया जा सकता है कि भाई आप मेकअप में ऐसे कर लेंगे तो आप उस चीज़ को कवर कर लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है कि जाके आप सर्जरी की तरफ और जाएं। आजकल ट्रेंड्स इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, जैसे आईब्रोज का ट्रेंड आया हुआ थिक ब्रोज का, इससे पहले बहुत ही बारीक किस्म की ब्रोज थी, तो अगर आप अभी इतनी थिक करवा लोगे माइक्रो ब्लेडिंग करवा के तो 6 महीने बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो आप उसे जान ही नहीं छुड़ा सकोगे। क्योंकि माइक्रो ब्लेडिंग भी एक अरसे के बाद खत्म होती है, और जब वो इन बिटवीन का फेज होता है ना, जब वो फेड हो रहा होता है तो बहुत ही बुरे लगते हैं। जी बिल्कुल। सो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। हाँ, हम लोग लैशेस लगवा लेते हैं, वो जो फेक वाली लैशेस जो परमानेंटली लगवा लेते हैं, अब उसका नुकसान क्या है? एक तो वो आप ना उस पे मस्कारा लगा सकते हो, ना आप आंखों को क्लेंस कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, वो आपकी अपनी लैश को भी तोड़ती है, आपकी लैश को भी तोड़ती है, और इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाती है सेंसिटिव आंखों पे। आप कितना भी अच्छा सामान यूज कर लें, आपकी आई ने रिजेक्ट कर दिया, यू हैव अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जरा वार्डरोब की तरफ आ जाऊं, हम जरा ये जो प्यारे प्यारे आउटफिट्स हमारी बच्चियों ने पहने वो भी दिखाएं। शाहीन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, आ जाओ बेटे। आजा। अच्छा रिजवान भाई आप भी आ जाएं क्योंकि ज्वेलरी आपने बनाई है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल आउटफिट, एंड इसके साथ जो हमने ज्वेलरी पहनाई है कुछ इसके बारे में हमें बताएं। देखिए इन्होंने जो है ना बिल्कुल रवायती किस्म का हमारा जो शलवार कमीज़ है वो पहना हुआ है, बिल्कुल एंड आई ट्रेडिशनल, लव दैट शलवार्स आर इन अगेन। तो इसलिए इनको सिर्फ माथा पे बिंदिया और इसी तरह के साथ में बाले पहनाए हैं, और जस्ट थोड़ा सा एक माला पहना दी ताकि वो जो शादी की लुक लगे, मतलब कि शादी में मतलब मेहंदी में ये जा रही हैं या इनकी मेहंदी है जैसे भी, ठीक है ना। खैर द पॉइंट इज, मतलब माहम के आउटफिट्स की जो मुझे बात हमेशा से बहुत अच्छी लगी है वो यही है कि बड़े वेरेबल कपड़े हैं, और वेरेबल कपड़ों के साथ फिर आप जब ज्वेलरी भी पहन लेते हो, हैवी भी पहन लो, तो आप कंफर्टेबल रहते हो। थैंक यू सो मच। ये बड़ा प्रैक्टिकल सा ड्रेस है। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट आउटफिट जो माहीन ने पहना है। अच्छा ये दिखने में व्यूअर्स ब्लैक लग रहा है, बट एक्चुअली ये एक डार्क ग्रीन कलर का वेलवेट है। स्पेशली वो लोग जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, जो विंटर्स में अनसेटल्ड फील करते हैं शादी पे जाके, आई एम वन ऑफ दोज पीपल। मुझे अगर आप शादी पे, इफ़ आई हैव टू गो टू अ शादी और मुझे
रेगुलर रॉ सिल्क या सिल्क के कपड़े पहनने पड़ते हैं, शिफॉन पहनना पड़ता है, मेरी जान जाती है सर्दी के मारे। अच्छा विंटर में अब आजकल तो जो वेलवेट है ना शॉल के साथ और इसके साथ बहुत इन है आजकल विंटर में। ये दुपट्टे का नया जो मतलब एक अलग का कपड़ा And है, बात उसको ये कि आप style किया वेलवेट की गया। अगर शर्ट भी पहन लेते हैं ना, आप काफी हद तक इट्स लाइक वेयरिंग अ स्वेटर। अब जो वेलवेट आ रही है वो हार्ड नहीं है, बड़ी स्किन फिटिंग है, फॉल करती हैं और मतलब स्किन फिटिंग हो जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी। अच्छा, ये आपने बड़ी डेलिकेट ज्वेलरी बनाई है इनको, क्योंकि इनके बड़ा कढ़ाई हुई है, मतलब बड़ा आर्टिस्ट। तो हमने चोकर चूज किया। यस। और क्योंकि माशाल्लाह शी इज अ ब्यूटीफुल कॉलर बोन, तो वो और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। बायोटी बोन। क्योंकि उन्होंने साइड मांग निकाली हुई थी तो इनको हमने माथे पे कुछ नहीं लगाया। अच्छा, ये क्या है? ये इस किस्म के स्टाइल को क्या कहते हैं सर? ये मतलब कास्टिंग ज्वेलरी है और ये मतलब इसमें ना पोल की लगी हुई है अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू मेरी जान, यू लुक गॉर्जियस। एंड देन वो जो एक टिपिकल माइयों मेहंदी वाली लुक होती है, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, मोमिना में ज्वाइन करेंगी। शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल येलो आउटफिट एंड आई थिंक दिस इज रॉ सिल्क एंड इट्स लवली। अच्छा, अब ना मोमिना इज टाइम, you know, generally she's also slim fit and whatever, so she can afford to wear slightly, वो जो कहते हैं ना थोड़े से फूले हुए कपड़े या थोड़ा सा whatever, because she'll still look very slim and smart in them, and I love this traditional look. हाँ, इन्होंने वो गोटे वाला मतलब और शीशा वर्क है, इसमें गरारा पहना हुआ, तो इससे वो पूरा फुल फ्लेज सेट पहनाया और साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि if she herself is a माइयों की Yes, ब्राइड, या yeah. अगर मतलब वो तो हमने एक गेस्ट वाली लुक भी शेयर की अपने व्यूअर्स के साथ, बट अब जैसे कि अगर माइयों की ब्राइड है या मेहंदी की भी है, तो इस किस्म की आप ज्वेलरी बना दें और कपड़े बहुत ज्यादा हैवी ना हैवी पहनाएं। नहीं है। और इनको हमने ट्रेडिशनल डबल झुमके बनाए हैं जो कि मतलब उसके साथ गरारे के साथ बड़े मुगलाई किस्म के लग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही elegant। अनारकली टाइप में। अच्छा, आप जब ज्वेलरी इनके लिए सिलेक्ट कर रहे थे ना, मैंने कहा कि इतनी छोटी सी बारीक सा हमारा बच्चा है, इस पे हम इतना ज़्यादा जेवर बना देंगे तो होगा क्या, बट माशाल्लाह माशाल्लाह यू लुक गॉर्जियस एज ऑलवेज। थैंक यू मेरी जान, आ जाओ। अच्छा, अब दुल्हन पे आ जाते हैं। दुल्हन के लिए जो हमने ज्वेलरी फाइनलाइज की थी, क्या हमने ज्वेलरी पहना दी है? अभी हमने पहनानी है। अभी पहनानी है बस। चले जी, अभी साथ साथ ज्वेलरी भी पहना देते हैं, वो भी दिखा दीजिए। ये एक क्योंकि इनको हमने जो है ना, ये अब जो माथा पट्टी पहले रवायती किस्म की, अब ये हेडबैंड स्टाइल चल रहा है जी। सो ये हेडबैंड स्टाइल जो है ये बहुत ही मज़े का होता है। आई थिंक इट्स वेरी प्रिटी, बिकॉज बालों में जो हम लोग अलहदा से क्लिप क्लूप और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, एटलीस्ट दिस एड्स अ वेरी वेरी खूबसूरत एंड एलिगेंट लुक। और जिस बंदे को माथा पट्टी नहीं सूट करती, जैसे कि मुझे फॉर सम वियर्ड रीज़न मैं जब भी माथा पट्टी पहनी है मुझे नहीं सूट की, बट इस किस्म की चीज़ जो है वो माथा पट्टी वाली फील भी आपके वो चाह भी पूरा कर देती है। और एक्चुअली ना अब ब्राइड्स भी जो ना समटाइम दुपट्टा वगैरह सर पे नहीं ले रही। अगर दुपट्टा सर पे नहीं है या पीछे सेटल किया हुआ तो ये जो है ना हेडबैंड बहुत अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल। एंड फॉर मी एनी काइंड ऑफ दिखाओगे बेटे? हाँ, एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी जिसको आप प्रॉपर, अच्छा ये टर्न होगा, आई थिंक इट्स उल्टा। सो द फैक्ट इज़ दैट, अच्छा एक बात बताएं, आपके पास जब ब्राइड्स आती हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि दुपट्टा नहीं फॉर एग्जांपल सर पे लगाना है, ये वो आप सजेस्ट करते हो यूजुअली अपनी ब्राइड्स को कि भी आपको ऐसे तैयार होना चाहिए, या फिर आप जैसे वो कहते हैं उस तरह चलते हो? बिल्कुल हम सजेस्ट खुद करते हैं, लेकिन यूजली ब्राइड्स खुद भी उनकी भी कोई प्रेफरेंसेस होती हैं कि वो क्या करना चाह रही हैं, तो जैसे वो कंफर्टेबल हो, लेकिन हम खुद उनको ज़रूर बट मेहंदी और माइयों में तो सर पे दुपट्टा अच्छा लगता है। हमारे मतलब ये नहीं, आप ट्रेडिशनल है लेकिन हमारा। एक मसला और नया आ गया है कि ब्राइड खुद भी डांस कर रही थी, मेरे पास साथी वो कहती मुझे ऐसी ज्वेलरी दे, मैंने डांस करना है तो वो मेरी ज्वेलरी उतर ना जाए, ख़राब ना हो जाए। ये भी एक, क्योंकि नॉर्मली जो आजकल मेहंदी या जो भी होता है फंक्शन, उसमें निकाह पहले हो गया होता है जी। तो ब्राइड खुद भी माशाल्लाह बड़ी पार्टिसिपेट कर रही होती है। बिल्कुल, तो हम उनकी ज्वेलरी और बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है कि अब तो खैर है, निकाह हो गया, बात पक्की हो गई, अब जो मर्जी। यूजली जो बिंदिया होती है ना वो इधर उधर हो जाती है, तो हम यूजली जो ग्लूज होती है ना उनको उसी जगह पे स्टिक कर देते हैं डबल टेप के कि साथ। वो बिल्कुल, तो कि वो हिले नहीं अपनी हाँ, वो हम भी glue से कोशिश करते हैं eyelash कि- glue से भी कर सकते हो या डबल टेप से भी कर सकते हो, दोनों बट डिपेंड ना। नेकलेस। अब मेकअप नेकलेस भी देते हैं हम इनको, बिकॉज अच्छा कुछ बड़ा पहनाएं या छोटा पहनाएं, क्या बड़ा भी पहना सकते हैं। अगर ब्राइड है तो ये हमारे पास एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का हार है, ये भी हम पहना सकते हैं साथ लड़ा। साथ में? एक हमने ये इनको पहना दिया ये नेकलाइन पे आ जाएगा और फिर साथ में हमने, देखिए आपने जितना बिल्ड अप करना है, बिल्ड डाउन करना है, द थिंग अबाउट आपकी ज्वेलरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बिकॉज इट्स नॉट रियल, तो इस वजह से बंदा ये नहीं सोचता कि आय हाय हमारी तो कमर टूट जाएगी अगर हमने ये आप कर देंगे, मैं दर्द ना करूँ हमारी बच्चे को।
ठीक है, और साथ में हम माला देंगे, इनको पहनाएंगे। अब इसके साथ इयरिंग्स पहनाने हैं, पहनाएं, नहीं पहनाने, ना पहनाएं, आई मीन द पॉइंट इज, मतलब क्योंकि आप ऑलरेडी डबल माला करें, लाइटर। यूजुअली मेहंदी की ब्राइड को हम लोग इतनी ज़्यादा ज्वेलरी सजेस्ट पहनाते नहीं नहीं करते, क्योंकि जारी बात है नेक्स्ट 2 डेज भी heavy jewelry हैवी होती है, ज्वेलरी होती है, तो फिर वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। बट वही चीज़ है ना, अब देखे अगर फैमिली में किसी ने ज्वेलरी आपको दी, अब मतलब जिस तरह अम्मी ने बनाई हुई है ज्वेलरी और पहननी है और इसी मौके के लिए बनाई है, तो फिर तो करना पड़ ही जाता है। स्पेशली अगर आपकी मदर इन लॉ ने भेज दिया आपको, बिल्कुल, और मदर इन लॉ ने भेज दिया तो डेफिनेटली, क्योंकि ज़रूरी है आपने फिर उधर नहीं करना। बट इयरिंग्स जो हैं, अब इन्होंने बाल खोले हुए वैसे नजर Earrings नहीं आ रहे जैसे हैं। वैसे नहीं आ रही, जरूरत आई थिंक ये earrings। बहुत ही प्रिटी लुक ये है। यूं सही लग रहा है। एंड दुपट्टा जब हम सर पे रख देंगे तो वैसे ही बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पे। ऐसे क्या बात है, ये एब्सोल्युटली क्योंकि ब्यूटीफुल। हाथ चूके खाली हैं, उन्होंने हाथ स्लीव्स पहनी हुई है, तो एक हाथ में हम ये कुछ पहना देंगे ताकि वो ब्राइड जो है ना, मैंने कहा मैं ज़बरदस्ती ना पहनाऊँ, चोटें ना लगें आपको। लाओ मैं इसको ओपन करके आपको पहनाती हूँ। बात ये है कि व्यूअर्स, एक तो ब्राइड्स को तैयार करने का भी जो एक सिलसिला होता है वो बड़ा ही मज़े का होता है। व्हेन यू गेटिंग समवन रेडी, और वो जो पूरा जो एक एक्सपीरियंस होता है, ऐसे करके जाएगा। तो वो इसीलिए ना पूरी की पूरी साथ फैमिली गई हुई होती है साथ, और वो तैयार करा रही होती है। मुझे वो ब्लेंडिंग ब्रश दो। ये ना हम, हाँ जी आ गया, लाओ। हमारे पास और भी मज़ीद कड़े हैं। अच्छा ये हो गया। एक तो ज़िंदगी में कभी खुद नहीं तमीज़ से पहनी ना चूड़ी, इसलिए किसी को पहनानी भी नहीं आती। एक तो ये भी होता है ना, सैलून पे जब आप तैयार हो रहे होते तो सारी की सारी तैयारियां जो हैं वो घर वाले साथ मिला मिलू के कर रहे होते हैं। एंड देयर वी गो। ये अच्छा, उसमें भी और अपनी एक खूबसूरती होती रिंग है। इनफ है, वन रिंग इज मोर देन इनफ। इस वाले पे पहन लो बेशक, सो दैट एक दोनों हाथ आइज क्लोज कर लो। ओके, अब एक दफ़ा हम ये फाइनल लुक दिखा देते हैं और फिर निमरा आपसे गाना भी सुन लेते हैं। बट थैंक यू रिजवान भाई फॉर ब्रिंगिंग योर ज्वेलरी, फॉर शेयरिंग इट विद अस ऑल्सो। एंड माहम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी डिज़ाइनर का। उनसे भी इंशाल्लाह किसी दिन मुलाकात कराएंगे। अच्छा, वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ टाइम जी, तो अगर हम आ जाओ बेटा, बिस्मिल्लाह। ओके, सो हमारी जो फाइनल लुक है, there you go, so beautiful traditional jewelry, absolutely lovely kadas in hand। और जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह आजकल होता है लड़कियों को कभी हमें प्रॉपर काम वाला जोड़ा चाहिए, सो यू कैन आइदर डू द लुक दैट मोमिना हैज़ डन विच इज़ अ मोर ट्रेडिशनल, मोर एलिगेंट, मतलब अ लाइटर लुक। एंड अगर आपको हेवियर लुक चाहिए एज अ मेहंदी की ब्राइड और अमायूं की ब्राइड, देन ये एक बड़ा ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बट मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा वटेवर। अगर आप चोकर और माथा पट्टी और इयरिंग्स भी कर लेते हैं, दैट्स फाइन एज वेल। क्योंकि माला पहना दी तो हमने इयरिंग्स को ज़रा लाइट रखा। मेकअप जल्दी से अगर एक्सप्लेन करते हैं तो। देखिए जी, इनकी आंखें चूँकि मतलब शी हैज़ अ वेरी अच्छी इनकी प्रिटी आइज़ है इनकी, तो इनको हमने इसलिए थोड़ा सा हैवी की तरफ हम इनको लेकर गए हैं। और इट्स मोर लाइक अ मेहंदी लुक, माइयों भी नहीं कहेंगे हम, मेहंदी की लुक है। थोड़ा सा हमने उनको हैवी किया है, उनकी इनर कॉर्नर्स जी, क्योंकि वो मेहंदी है ना, तो येलो पहना हुआ है और ग्रीन के साथ मेकअप किया हुआ है, तो और लिप्स उनके न्यूड रखे गए हैं कम्प्लीटली, ताकि नेक्स्ट डे अगर वो रेड लगाना चाहें तो कुछ डिफरेंट लगे। बिल्कुल। और फाउंडेशन हमने इनकी काफ़ी लाइट रखी है, बहुत हैवी नहीं कि ना होने के बराबर, कि पिक्चर्स में बिल्कुल नेचुरल वाली लुक आएगी इनकी। Perfect. Thank you so much, guys. Thank you so much. Your Thank team you. is awesome. You are awesome. Thank you so आइए much. बैठिए। Thank you so much बेटा। और अब निमरा आपसे कुछ सुनते सुनते शो क्लोज कर देते हैं और अपनी गर्ल्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल्स में से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। एंड अब बढ़ते हैं हम गाने की तरफ। जी निमरा आ जाओ।